आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का मॉडल पेपर 3 समझाएंगे। इसके पहले 2 मॉडल पेपर हमने अपलोड किया था। इस पेपर में मैंने सभी तरीके के क्वेश्चन हल करवाए हैं और आपको बता दें कि इस बार हो सकता है केवल लॉन्ग क्वेश्चन आए, तो आप लोग फिलहाल सभी देख लीजिए और लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, एंड्रोजन्स स्रावित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसके द्वारा एंड्रोजन्स स्रावित होता है? लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा, सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा, स्पर्मेटिड्स के द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं सही। आंसर सही होगा इसमें पहला, लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन्स हार्मोन स्रावित होता है। कि लेडिंग कोशिकाएं जो होती हैं ये पुरुष के वृषण में, जो टेस्टिस होता है पुरुष का, उसमें पाई जाती हैं। यानी लेडिंग कोशिकाएं कहाँ होती हैं? जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होती है, उसमें लेडिंग कोशिकाएं होती हैं। इन्हीं लेडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन्स हार्मोन स्रावित होता है और इन कोशिकाओं को अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है। जो लेडिंग कोशिकाएं हैं इनको अंतराली कोशिकाएं भी कहते हैं, ये भी याद रखेंगे। अंतराली कोशिकाएं भी कहा जाता है लेडिंग कोशिकाओं को। और एंड्रोजन्स हार्मोन जो होते हैं ये पुरुष के वृषण से स्रावित होते हैं, यानी नर जनन हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? ऐसा कौन सा इसमें से आनुवांशिक विकार है जो 21वें क्रोमोसोम या गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होगा तीसरा, डाउन सिंड्रोम। जो डाउन सिंड्रोम है ये एक अनुवांशिक रोग होता है। कैसा है? जेनेटिक डिसीज होती है और गुणसूत्रीय विकार होता है। कह लीजिए कौन सा? गुणसूत्रीय विकार है। इसके बारे में मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छे से समझ सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल से चित्र सही समझाया हुआ है। तो ये 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है और डाउन सिंड्रोम को लैंगडन डाउन ने बताया था। कौन से वैज्ञानिक थे? लैंगडन डाउन वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। तो इन्हीं के नाम से इसे डाउन सिंड्रोम भी कहा जाने लगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित किस रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण द्वारा होती है? इनमें से ऐसा कौन सा रोग है जिसकी पुष्टि यानी जिसकी जानकारी बिडाल परीक्षण के माध्यम से हो पाती है? टाइफाइड, मलेरिया, अतिसार, फाइलेरिया। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही होगा पहला, टाइफाइड रोग की पुष्टि बिडाल परीक्षण के द्वारा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको टाइफाइड है या नहीं है, इसकी जांच किसके द्वारा होती है? बिडाल परीक्षण के द्वारा होती है। और टाइफाइड है क्या वास्तव में? तो ये जीवाणु जनित रोग होता है। टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। और कौन सा अगर जीवाणु पूछा जाए तो बताएंगे साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु होता है जिसके द्वारा टाइफाइड रोग हो जाता है। और आपको बता दें कि टाइफाइड को मियादी ज्वर या मियादी बुखार भी कहा जाता है। यानी टाइफाइड को क्या कहते हैं? मियादी ज्वर भी कहा जाता है या मियादी बुखार भी कहा जाता है। और आंतों की बीमारी होती है, इसलिए इसको आंतों का बुखार भी कहा जाता है। क्योंकि ये आंतों की वजह से होता है, इसलिए इसको आंतों का बुखार भी कहते हैं। सभी पॉइंट आप समझते चलेंगे ताकि आगे कैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप तुरंत बता लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आनुवांशिक रूपांतरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा चौथा, उपर्युक्त सभी सही हैं। उपर्युक्त सभी। अब आनुवांशिक रूपांतरण का मतलब क्या है? तो आनुवांशिक रूपांतरण फसलें होती हैं, मतलब जो जीएम फसलें होती हैं। आनुवांशिक रूपांतरण यानी जो जीएम फसलें होती हैं, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम फसलें। इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और इन फसलों से पोषण स्तर बढ़ता है, नस्ल सुधरती है। इनसे क्या होता है? पोषण स्तर बढ़ता है और नस्ल सुधरती है, उत्पादन भी बढ़ता है। आजकल के जैसे टमाटर आप ले लीजिए, टमाटर को ले लीजिए। टमाटर में मतलब जो देसी टमाटर था वो जल्दी खराब हो जाते थे। ये देसी टमाटर जो पहले थे वो जल्दी खराब हो जाते थे, लेकिन आजकल के जो टमाटर हैं यानी जो जीएम के द्वारा बनाए गए टमाटर हैं ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। अगर दूसरे उदाहरण को देखा जाए तो दूसरे में मक्का को ले लीजिए। जैसे पहले कीड़े वगैरह मक्का में लग जाते थे, लेकिन अब कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं और अलग अलग वैरायटीज के मक्के आ गए हैं। और अगर ले लिया जाए गोल्डन राइस, यानी सुनहरा जो चावल होता है, सुनहरा चावल जीएम फसलों की वजह से मिला हुआ है, इसकी पोषण क्षमता अधिक है, गुणवत्ता इसकी अधिक हो गई है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
अपयुग्मन किसे कहते हैं? चलिए इसको देखिए, हमने पहले से लिख कर रखा हुआ है, आपको बताते हैं अपयुग्मन क्या है। वैसे हमारे चैनल में वीडियो भी अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। तो जब भ्रूण का विकास या निर्माण भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य अगुणित कोशिका जैसे सहायक या प्रतिध्रुवी कोशिका से होता है तो इसे अपयुग्मन कहा जाता है। कहा गया है कि जब भ्रूण को आमतौर पर होता क्या है, जैसे ये भ्रूण कोश है, इसमें यहां पर प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं, यहां पर दो सहायक कोशिकाएं, यहां पर अंड कोशिका होती है, यहां पर द्विध्रुवी केंद्रक होता है। तो आमतौर पर होता क्या है कि जो पराग नलिका आती है तो अंड कोशिका से निषेचन करती है, उसके बाद प्रतिध्रुवी कोशिका से। तो ये सामान्य जनरल हो गया कि इनसे और इनसे निषेचन होता है तो फल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की अंड कोशिका के अलावा किसी अन्य अगुणित कोशिका से, यानी इस अंड कोशिका से ना हो, किसी अन्य कोशिका से, तो अन्य कोशिकाओं में यहाँ देखिए सहायक कोशिकाएं हैं, यहाँ प्रतिध्रुवी कोशिकाएं हैं, इनसे निषेचन हो जाए, जो यहाँ से परागकण आया है, वो नर युग्मक आया है, इससे निषेचन इससे अंड कोशिका से नहीं होकर के किसी प्रतिध्रुवी कोशिका से हो जाए तो उसे ही अपयुग्मन कहा जाता है। इसे लाइलियम में पाया जाता है तो ये अपयुग्मन हो जाएगा। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर। मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था? मंगोलियाई जड़ता क्या है और इसे किसने खोजा, ये बताना है। मंगोलियाई जड़ता, तो मंगोलियाई जड़ता को डाउन सिंड्रोम भी कहते हैं। अब देखिए, अगर डाउन सिंड्रोम आपने पढ़ा है, लिखा है अच्छे से, तो डाउन सिंड्रोम तो आप जान जाएंगे। लेकिन अगर उसने लिख दिया मंगोलियाई जड़ता पर टिप्पणी लिखिए, आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या ये डाउन सिंड्रोम है। इसलिए एक वर्ड जो है, कोई चीज है, उसके दूसरा नाम भी आप जानते चलिए। तो मंगोलियाई जड़ता को डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है। और इसका वर्णन सर्वप्रथम किसने किया था? अभी मैंने था लैंगडन डाउन ने। वैज्ञानिक कौन थे? लैंगडन डाउन ने। इन्हीं के नाम पर ही इसका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया। और इन्होंने सन 1866 में सबसे पहले इसका वर्णन किया था। और यह एक गुणसूत्रीय अनुवांशिक विकार होता है। कैसा है? गुणसूत्रीय अनुवांशिक विकार है, जो व्यक्ति में 21वें क्रोमोसोम की 3 कॉपी होने के कारण होता है। 21वें क्रोमोसोम में 3 कॉपी हो जाती हैं 2 की जगह पर, क्योंकि 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लेकिन उसमें 3 हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता है। और जब 3 हो जाते हैं तो कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। ये हो जाएगी मंगोलियाई जड़ता अथवा डाउन सिंड्रोम पर टिप्पणी। यदि इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं? उसका कौन सा भाग फल की रचना करता है? सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आइए देख लेते हैं इसको। सेब में फल का निर्माण पुष्पासन अथवा थैलमस से होता है। जो सेब होता है, इसमें फल का निर्माण कहां से होता है? पुष्पासन से अथवा थैलमस से होता है। नोट करते चलेंगे पॉइंट। और निषेचन के बाद अंडाशय से नहीं होता है। यानी जिस तरह से सामान्य रूप में निषेचन के बाद अंडाशय से फल बनते हैं, उस तरह से सेब का निर्माण नहीं होता है। इसका निर्माण कहां से होता है? पुष्पासन से हो जाता है, यानी थैलमस से हो जाता है, अंडाशय से नहीं होता है। इसीलिए इसे आभासी फल कहा जाता है। क्यों कहते हैं? इसीलिए इसे आभासी फल कहते हैं। और कहा गया पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो मैंने पहले ही बता दिया कि पुष्पासन या थैलमस से फल का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशत की गणना कीजिए। 20% साइटोसिन दिया गया है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की गणना करनी है। देखिए, चारगैफ के नियम के अनुसार, चारगैफ का नियम भी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के समझ सकते हैं अच्छे से। एक बार में कोई भी क्वेश्चन होगा हल कर लेंगे आप लोग। तो चारगैफ ने बताया था कि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होता है। जो साइटोसिन है ये हमेशा ग्वानिन के बराबर होता है। और इसी तरह से इन्होंने बताया था जो थायमीन होता है वो एडेनिन के बराबर होता है। थायमीन एडेनिन के बराबर। अब देखिए, डीएनए में 20% साइटोसिन दे रखा है, तो मैंने बताया साइटोसिन ग्वानिन के बराबर है। 20% साइटोसिन दे रखा है, इसलिए 20% साइटोसिन है, इसलिए ग्वानिन कितना होगा? ये भी 20% होगा कि नहीं होगा? क्योंकि साइटोसिन ग्वानिन के बराबर है, इसलिए ग्वानिन भी 20% हो जाएगा। अब साइटोसिन प्लस ग्वानिन बराबर कितना हुआ? 40% हो गया।
देखिए इसमें 100 में से ये जो 40 आया ये घटा देंगे, घटाने पर बचेगा 40। तो एडेनिन की मात्रा कितनी होगी, एक की मात्रा बतानी है तो 60/2 हो जाएगा, क्योंकि यहां से आया 60/2 करेंगे इसलिए 30, यानी 30% एडेनिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निकोटीन क्या है, यह किस पौधे में पाई जाती है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। निकोटीन क्या है। निकोटीन एक रासायनिक एल्कलाइड होता है। क्या है, एक रासायनिक एल्कलाइड है और यह तंबाकू के पौधे से प्राप्त की जाती है, तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। क्या है, रासायनिक एल्कलाइड है और कहां पाया जाता है, तो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसके कृषि में उपयोग का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। आइए देख लेते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है। देखिए उत्तर संख्या 3 डालेंगे। 3 का कहा है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। तो आनुवांशिक पदार्थ की संरचना में आवश्यकतानुसार फेरबदल करने को पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहा जाता है। एक तरह से ये परिभाषा आप कह सकते हैं। यानी पुनर्योगज डीएनए तकनीक को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसके दूसरे नाम भी जानते चलिए, किसी नाम से और भी पूछा जा सकता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे आपको आती है, अब पुनर्योगज डीएनए तकनीक वहां लिखकर रख दिया, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या आ गया है, तो इसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसे ही रिकम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। रिकम्बिनेंट डीएनए भी इसी को कहा जाता है और जीन मैनिपुलेशन भी इसी को कहते हैं। कितने सारे नाम हो गए पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकम्बिनेंट डीएनए, जीन मैनिपुलेशन, इतने सारे इसके नाम होते हैं। अगर परिभाषा के रूप में और सही लिखना चाहें तो किसी वांछित विजातीय खंड को एक दूसरे डीएनए खंड से जोड़कर बनाया गया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। किसी वांछित, जो हम चाहते हैं ऐसे डीएनए खंड को किसी दूसरे डीएनए खंड से जोड़ा जाता है और एक नया डीएनए बनाया जाता है, तो उसे ही पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। अब इस तकनीक के द्वारा जीन की संरचना में सुधार किया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, जीन की संरचना में सुधार कर सकते हैं और आनुवांशिक रोगों को जीवों से दूर किया जा सकता है। जो विभिन्न प्रकार के आनुवांशिक रोग हो जाते हैं जीवों में, उनको दूर भी किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा पादपों व जंतुओं की नस्लों का सुधार किया जाता है। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए की सहायता से पादपों व जंतुओं की नस्लों का सुधार किया जाता है। अब इसके महत्व देख लेते हैं। तो इस तकनीक के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। जो कृषि क्षेत्र है इसमें क्रांतिकारी बदलाव आए हैं और विभिन्न प्रकार की जो पादप नस्लों का सुधार किया गया है, यानी सुधार करके उनके उत्पादन को बढ़ाया गया है। और जैसे क्या है, टमाटर है, पहले कैसे खराब से आते थे, देसी थे, जल्दी खराब हो जाते थे, अब अच्छे आने लगे हैं। और ऐसे ही मक्का को ले लीजिए, गोल्डन राइस को ले लीजिए। अभी मैंने बहुविकल्पी प्रश्न में आपको समझाया भी था ये सारे प्रश्न, तो इस तरह से ये हो जाएगा। इस क्वेश्चन है सहभोजिता को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। इसकी परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण भी देना है। आइए देख लेते हैं सहभोजिता क्या है और इसका उदाहरण। अलग अलग जातियों के दो जीवों के बीच ऐसा आपसी संबंध, अलग अलग जातियों के दो जीवों के बीच कहा गया है। अलग अलग जातियां हैं, दो जीव हैं, इनके बीच आपसी ऐसा संबंध जिसमें एक जाति को लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को उससे ना तो कोई लाभ और ना ही हानि होती है। क्या कहा गया है, अलग अलग जातियां हैं, दो उसके जीव हैं, एक जात के दूसरा जीव और दूसरी जात का दूसरा जीव, तो इनके बीच में जो आपसी संबंध होता है, एक जाति को लाभ तो हो रहा है लेकिन दूसरी जाति को उससे ना तो कोई लाभ हो रहा है और ना ही उससे हानि हो रही है, उसे ही सहभोजिता कहा जाता है। सहभोजिता, अथवा इसे ही दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है, एक सहभोजी दूसरे सहभोजी से लाभ लेता है, जबकि दूसरे सहभोजी को इस संबंध से कोई हानि नहीं होती है। जैसे आर्किड है, कंठलताएं हैं, शेर और सियार का उदाहरण समझ सकते हैं। इसको आप ऐसे समझें, जैसे शेर ने कोई शिकार किया तो उसने अच्छा सा खा लिया, उसमें जो हड्डी वड्डी बची तो ये खा लेता है, तो शेर का कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन सियार का भी लाभ हो गया, इसलिए ये क्या हुई, सहभोजिता हो गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वहित मल से आप क्या समझते हैं, वहित मल हमारे लिए किस प्रकार से हानिप्रद है। वहित मल की परिभाषा बताना है और ये किस तरह से हानिप्रद है, कैसे हानि पहुंचाता है, इसके बारे में बताना है। वहित मल अपशिष्ट पदार्थों में मलमूत्र, क्या क्या बताया गया है, अपशिष्ट पदार्थ हैं उसमें मलमूत्र, कूड़ा,
करकट और नगरों से बहकर आने वाला जल, और नगरों से बहकर आने वाला जो जल होता है वो भी गंदा होता है। तो मलमूत्र, कूड़ा करकट, नगरों से बहकर आने वाला जल, अपशिष्ट पदार्थ, ये सब मिल करके यानी सभी सम्मिलित रूप से मिल करके क्या कहलाते हैं? वहित मल कहलाते हैं। और वहित मल में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, गंदा है जल, वहित मल है, तो उसमें अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाएंगे, जिसमें से बहुत से जहरीले भी सूक्ष्म जीव होंगे जो नुकसान भी करेंगे। इसलिए कहा गया कि अनेक रोगजनक होते हैं। रोगजनक यानी रोग पैदा करने वाले। रोगजनक का क्या मतलब? रोग पैदा करने वाले। और वहित मल पर्यावरण में पाए जाने वाले जलीय स्रोतों को भी प्रदूषित करते हैं। अब क्या किया गया कि वहित मल को गिरा दिया गया किसी तालाब में और या किसी नदी में, तो उसमें जो जलीय स्रोत है, वो तालाब, जो नदी, वो भी प्रदूषित हो जाती है। और इस प्रकार से उसमें जो टाइफाइड है, हैजा है, पेचिस है, पीलिया है आदि रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी के कारण से यदि वहित मल को जलाशयों या नदियों में छोड़ा जाता, देखिए बताया गया आगे, जलाशयों में, नदियों में छोड़ा जाता है तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे ही वहित मल को स्वच्छ जल नदियों में या जलाशयों में, तालाबों में डाला गया तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अब ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो जो जलीय जीव पाए जाते हैं जल में, उनके लिए यह हानि होता है, या कह लीजिए कि वो जीव मर भी सकते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई है। इस प्रकार से वहित मल हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए द्विकुंडली की डीएनए मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए ये चित्र हम दिखा रहे हैं, ये आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट चित्र है, इसको आप लोग बनाकर देख लेना। और फिर आते हैं क्वेश्चन पर, एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो हम चित्र दिखा रहे हैं, ये एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र है। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से आप लोग बना लीजिएगा एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथा है, चौथे का पहला है, बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का वर्णन कीजिए। जो बंध दंपति हैं, इनको संतान पाने के लिए, संतान मिले, इसके लिए कौन कौन सी विधियां हैं उनका वर्णन करना है। ये प्रश्न संख्या 4 का है ये पहले। तो विश्व में अनेक दंपत्ति क्या होते हैं? पति पत्नी होते हैं, दंपत्ति कहलाते हैं, अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं। अनेक दंपत्ति ऐसे हैं जो अपना बच्चा खुद का पैदा नहीं कर पाते हैं और अपनी संतान के सुख से वंचित रहते हैं। इसे ही बांझपन कहा जाता है। बांझपन क्या है? अगर प्रश्न पूछ ले बांझपन किसे कहते हैं, तो ऐसे दंपत्ति जो अपना बच्चा पैदा नहीं कर पाते हैं बांझ कहलाते हैं, या बांध्यता होती है वो। और ऐसे स्त्री और पुरुष को बांध दंपत्ति कहा जाता है। यानी ऐसे दंपत्ति जो बच्चा पैदा नहीं कर पाते उन्हें क्या कहते हैं? बांध दंपत्ति कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि बांध दंपत्ति क्या है तो ये बता देंगे आप। अब कुछ विशेष तकनीकियों की सहायता से दंपत्ति बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं। यानी ऐसी ऐसी तकनीक आ गई हैं जिनकी सहायता से जो दंपत्ति हैं वो बच्चा उत्पन्न कर सकते हैं। और ऐसी तकनीक को सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। पॉइंट बी नोटेड। ऐसी तकनीक को क्या कहा जाता है? सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है, या इसे शॉर्टकट में आर्ट के नाम से जाना जाता है। इसे असिस्टेड, आर से रिप्रोडक्टिव और टी से टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा। अब इन्हीं के बारे में बताना है तो आइए देख लेते हैं। बताया गया है कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी आर्ट, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां हैं? कुछ प्रमुख विधियां मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। पहली है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF। पहली विधि है इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF। तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF में क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो IVF यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और इसके अंतर्गत होता क्या है? तो कल्चर माध्यम में मादा के अंडे जो होते हैं, मादा के अंडों को लेकर मादा के अंडे ले लिए जाते हैं, पुरुष का शुक्राणु निकाल लिया जाता है या नर कह लीजिए। मादा के अंडे और पुरुष का शुक्राणु, मादा के अंडे और नर के शुक्राणुओं को ले लिया जाता है और इनका कल्चर माध्यम में संयोग करवा देते हैं। इसका क्या करते हैं? कल्चर माध्यम में
संयोग करवा देते हैं। भ्रूण बन गया कल्चर माध्यम में तो उस भ्रूण को क्या करते हैं, उस भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। स्त्री के गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं और इसी से शिशु का निर्माण हो जाता है। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर यानी गिफ्ट होता है, GIFT। जो बांध स्त्री है, बांध स्त्री होती है, बांध स्त्री से अंडे ले लिए जाते हैं और प्लस पुरुष जो होता है, पुरुष के शुक्राणुओं को ले लिया जाता है। बांध स्त्री के अंडे पुरुष के शुक्राणुओं को लेकर के किसी दूसरी स्त्री फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका या कह लीजिए कि ओविडक्ट में स्थापित कर दिया जाता है। इस स्थापित करके जैसे स्थापित करते हैं और फिर निषेचन हो जाता है। निषेचन होने के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा गिफ्ट। फिर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यानी AIT, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। इस विधि में पति अथवा डोनर, डोनर ये जो देता है शुक्राणुओं को, डोनर है, या तो पति से शुक्राणु ले लिए जाते हैं या तो जो डोनर यानी शुक्राणु जो दान करता है उससे शुक्राणु लेकर के स्त्री की योनि में या गर्भाशय में कह लीजिए इंजेक्ट किया जाता है। इस तरह से बच्चा पैदा हो जाता है। फिर तीसरा है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी ICSI। इस विधि में जो होता है शुक्राणु को सीधे डायरेक्ट अंडे में इंजेक्ट कर देते हैं यानी निषेचन करवा देते हैं डायरेक्ट। इस तरह से बच्चा पैदा हो जाता है। तो ये कुछ 4 विधियां मैंने बताई जिनके माध्यम से यानी सहायक जनन प्रौद्योगिकी के माध्यम से बांध जो स्त्री पुरुष है उसको बच्चे पैदा हो जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंग जनन क्या है, इसका महत्व बताइए। असंग जनन क्या है और इसके महत्व को समझाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। असंग जनन सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा करने की तकनीक को असंग जनन अथवा एपोमिक्सिस कहते हैं। सामान्य प्रक्रिया के बिना ही बीज पैदा हो जाएं, इस तकनीक को असंग जनन या एपोमिक्सिस कहा जाता है। अथवा इसी परिभाषा को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि बिना प्रजनन के ही पौधे से बीज बन जाए, प्रजनन ना हो और पौधे से बीज का निर्माण हो जाए, पौधा बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं, असंग जनन कहा जाता है। जैसे गन्ना में होता है, गन्ने को काटा, बो दिया, दूसरा पौधा बन गया, संतान उत्पन्न हो गई। ऐसे ही आलू को काटा, बो दिया, ऐसे ही नींबू, आम, धतूरा आदि इसके उदाहरण है। महत्व को अगर देखा जाए तो इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती, एक तो ये फायदा हुआ। दूसरा, जब निषेचन की आवश्यकता नहीं यानी परागण की भी जरूरत नहीं होगी, पॉलिनेशन भी आवश्यक नहीं होगा और कम समय लगेगा। यानी निषेचन हो, परागण हो, कोई कर्मक आए तो परागण करवाए, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारा लाभ होता है या महत्व होता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखिए। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर लिखना है, इसको देख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। आप चाहें तो छोटे बच्चों के हिसाब से आप लाइन खींच करके बीच में इस तरह से इधर सक्रिय और इधर निष्क्रिय प्रतिरक्षा लिखकर कर सकते हैं। तो सक्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत जब व्यक्ति के शरीर की अपनी कोशिकाएं रोगाणु के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, यानी खुद व्यक्ति की कोशिकाएं जो होती हैं, उसी के शरीर की कोशिकाएं होती हैं, रोगाणु यानी रोग पैदा करने वाले सूत्रजीव के प्रति प्रतिरक्षा पैदा करती हैं, तो उसे ही सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। जबकि निष्क्रिय में क्या कहा गया है, जब शरीर की रक्षा के लिए किसी अन्य शरीर से बने प्रतिरक्षी शरीर में दिए जाते हैं या इंजेक्ट करवाए जाते हैं, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। यानी आपके शरीर के काम ना करें, किसी अलग बाहर से लाए जाएं और आपको इंजेक्ट करवाया जाए, तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सक्रिय क्या होगा, जब खुद की कोशिकाएं प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। फिर दूसरा है सक्रिय प्रतिरक्षा में समय लगता है, अर्थात यह प्रतिरक्षा धीमी होती है, यानी इसमें टाइम लगता है। जबकि जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा है तुरंत प्रभाव दिखाती है, क्योंकि बाहर से इंजेक्ट कराया गया है और इससे तुरंत लाभ भी हो जाता है।
फिर तीसरा पॉइंट है यह पूरे जीवन कार्य करती है। जो सक्रिय प्रतिरक्षा है पूरे जीवन भर कार्य करती रहती है, लेकिन जो निष्क्रिय प्रतिरक्षा पूरे जीवन भर कार्य नहीं करती है, कुछ ही दिनों के लिए होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक कोड क्या है, यह किस प्रकार कार्य करता है। आनुवांशिक कोड बताना है क्या है और इसे किस तरह से कार्य करना है और ये किस तरह से कार्य करता है। तो देखिए आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड को जेनेटिक कोड अंग्रेजी में कहा जाता है। डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम है। डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजनस क्षारकों का वह अनुक्रम है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है। यानी ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए संदेश निहित रहता है आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहलाता है। इस आनुवांशिक भाषा में प्रत्येक संकेतांक 3 अक्षरों का बना होता है। यानी आनुवांशिक कोड की भाषा में प्रत्येक जो संकेतांक होता है, जो कोड वर्ड होता है, संकेतांक यानी कोड वर्ड 3 अक्षरों का बना होता है। इसीलिए इसे त्रिकोडान भी कहा जाता है। चूंकि 3 अक्षरों का बना है इसलिए इसे त्रिकोडान कहते हैं, जो एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइडों के प्रतीकों को दर्शाता है। एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइडों के प्रतीक को दर्शाता है और किसी एक अमीनो अम्ल को कोड भी करता है। तो इस तरह से आनुवांशिक कोड हो जाएगा। फिर ये जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये सभी यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो इन सबको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा।